Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to the Officer Radar 24/7, the special session of your BRBL subject in the bilingual language. So आज मॉड्यूल डी का लास्ट हम लोगों का सेगमेंट है। मॉड्यूल डी में टोटल आप लोगों के 9 एक्ट थे, राइट, जिसमें से हम लोगों का आज लास्ट कंपनी एक्ट है and we are doing the summary of the act and the Macmillan questions. Okay, let's start with the session. कल हम लोगों ने कंपनी एक्ट का पूरा समरी पढ़ा था, राइट। व्हाट इज कंपनी, वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, मेंबर, प्रोस्पेक्टस, डायरेक्टर, सब चीज़ के बारे में पढ़ा था। तो चलिए भाई, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सेशन में दैट डायरेक्टर्स आर द एक्चुअल ओनर ऑफ अ कंपनी। बताइए यस या नो। सबसे पहला क्वेश्चन है डायरेक्टर्स आर द एक्चुअल ओनर ऑफ अ कंपनी। हाँ जी क्लास, बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। क्या जो हम लोगों के डायरेक्टर्स होते हैं दे आर द एक्चुअल ओनर ऑफ अ कंपनी? से यस और नो। बताइए डायरेक्टर्स। नो। एक्सेलेंट मकेश्वर सर, द आंसर इज actual owner. The answer is false. A company has to be compulsory registered under the Company Act 2013. That is true and false. क्या कंपनी को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है कंपनी एक्ट 2013 में? सेशन को फटाफट लाइक करिए और आज कंपनी एक्ट के बीआरबीएल बुक के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने पढ़ा है कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। अ कंपनी कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम से नहीं कर सकता? मैंने आपको बताया है कंपनी हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड द मेंबर हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। तो कंपनी कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। क्या ये सही है आप लोग का? दैट इज फॉल्स, क्योंकि कंपनी अपने नाम से भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस कर सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है। इफ ऑल द मेंबर ऑफ कंपनी डाई, क्या कंपनी हमारा वाउंड अप हो जाती है, डिसॉल्व हो जाता है? बताइए। एक्सीलेंट मकेश्वर सर। जो भी यहाँ पे कैंडिडेट से लाइव क्लास चल रहा है फटाफट आंसर दीजिए ताकि कंपनी एक्ट क्विक रिवीजन हमारा हो जाए। सो यहाँ पे इफ ऑल द मेंबर डाई कंपनी विल बी वाउंड अप। दैट इज फॉल्स, क्योंकि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी एज इट इज चलता रहता है। कंपनी इज अ लीगल, देखो वही क्वेश्चन आ गया, इज अ लीगल पर्सन हैविंग द परपेचुअल सक्सेशन। जल्दी बताइए, हैविंग द परपेचुअल सक्सेशन, द आंसर इज ट्रू। बताइए जी मगेश्वर सर, जो हमने पढ़ा एक्सीलेंट, जो हमने पढ़ा ऐसा लगा कि भाई ये अननोन चीजें हैं, इसलिए बोलती हूँ पेट क्लास को ना बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करिए। बीआरबीएल के क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हैं कैसे आप लोग इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट ओके? चलिए नेक्स्ट सेगमेंट करते हैं हम लोग। अच्छा, इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, मतलब टाइप्स ऑफ कंपनी आपने पढ़ा ना, तो उसमें मान लीजिए जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी कैन रिकवर मनी फ्रॉम द मेंबर इफ अ कंपनी इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट। बताइए। हाँ जी क्लास, बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। दैट इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। जल्दी बताइए।
जल्दी 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 जल्दी, व्हाट विल बी द राइट आंसर? व्हाट विल बी द राइट आंसर? टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, ये जो हमने पढ़े हैं वो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। तो टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा ना, तो टाइप्स ऑफ कंपनी का आप लोगों का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्लास फर्स्ट का एग्जैक्ट आंसर क्या है? दैट इज टोटली फॉल्स। ठीक है, ये आप लोगों का फॉल्स। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है उसमें जितना मेंबर शेयर लिया है उतना ही लायबिलिटी होगा। डन। मेंबर कैन नॉट ट्रांसफर शेयर इन अ पब्लिक कंपनी विदाउट कंसेंट ऑफ अदर मेंबर। पब्लिक कंपनी में अगर हमें शेयर को ट्रांसफर करना है तो क्या हमें कंसेंट लेना जरूरी है? क्या हमें कंसेंट लेना जरूरी है क्लास? द आंसर इज बिल्कुल नो, बिकॉज पब्लिक कंपनी में वी कैन इजिली ट्रांसफर द शेयर। प्रोस्पेक्टस जनरली क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा इशू होता है? प्रोस्पेक्टस क्या जनरली पब्लिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा इशू होता है? जल्दी बताइए। The prospectus generally issued by the public limited company? The answer is absolutely yes. ठीक है, that is a true statement. ठीक है क्लास, आई थिंक आप लोगों को सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे होंगे। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी। बताइए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होते हैं? मिनिमम, टेल मी, मिनिमम हाउ मेनी मेंबर्स? तो भाई मिनिमम जल्दी से, दैट इज 2। मिनिमम नंबर इन अ पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी में मेंबर्स हमारे मिनिमम 7 होते हैं। सब बहुत इजी है, बहुत इजी है, तुरंत आंसर आना चाहिए। मैक्सिमम नंबर, अब क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम नंबर हमारे कंपनी में, मैक्सिमम नंबर इन द प्राइवेट कंपनी आप लोग का कितना होगा? तो मैक्सिमम 200। मतलब बीआरबीएल बुक्स में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है, बिल्कुल बोला ना तुरंत आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मैक्स, और देखो कितना रिवीजन भी तो हो रहा है, हमारा सारा पॉइंट का रिवीजन हो रहा है। मैक्सिमम नंबर इन पब्लिक कंपनी, एनी नंबर, हो गया। प्राइवेट कंपनी शुड हैव मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल ऑफ रुपीज, मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल, दैट इज नो मिनिमम रिक्वायरमेंट। और यही चीज पब्लिक कंपनी में, नो मिनिमम रिक्वायरमेंट। In a government company, the government hold at least how many percentage of the paid up capital? तो गवर्नमेंट कंपनी कितना होल्ड करके रखता है बताइए? 12, 15, 50 या 51%? जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, सेशन को जितना हो सके शेयर करिए और खुद को एनालाइज करिए कि कितना आपको कंपनी एक्ट के सेगमेंट याद है। बोलिए, व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर हियर? बहुत बढ़िया मकेश्वर सर, 51% इज द राइट आंसर। एक्सलेंट। नेक्स्ट, अगर आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमेशा प्रिवेल करेगा? प्रिवेल का मतलब सुपरसीड करेगा। बताइए, कौन सा डॉक्यूमेंट हमारा सुपरसीड करेगा? जल्दी बताइए, बोलो बोलो बोलो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने बोला दैट इज बाहर वाली, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दैट इज घर वाली। तो बताइए कौन सुपरसीड करेगा अगर दोनों में भिड़ंत हो जाता है तो दोनों में अगर भिड़ंत होता है तो हमें मालूम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये आप लोगों का टोटली फॉल्स स्टेटमेंट है, समझे? फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा, वन ऑफ द क्लॉज कंटेन इन मेमोरेंडम इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो पहले याद करो फटाफट, नेम क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है,
लाइबिलिटी क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है, रजिस्टर क्लॉज होता है और एसोसिएशन क्लॉज होता है, जिसको हम सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी बोलते हैं। तो 6 क्लॉज ये रहा, तो ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, दैट इज ट्रू। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी वन रजिस्टर इट्स बाइंड द फर्म। क्या ये फर्म को बाइंड करते हैं? बताइए। मतलब whatever that is written in the memorandum an article, the company is bound to follow it. बताइए, the company is bound to follow it. The answer is absolutely true. ठीक है, the answer is absolutely true. ठीक है, next. अब देखो भाई, आपका डॉक्ट्राइन का आ गया। अल्ट्रा वायरस कहता है that every outsider is assumed to have read the memorandum and article. ये क्या इसका वर्डिंग्स है? ये वर्डिंग्स तो मेरे ख्याल से आप लोगों का कंस्ट्रक्टिव नोटिस का है। मैं आपको सही आंसर बता रही हूँ। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है that the outsider should be assumed to have read everything that is written. तो ये तो भाई बिल्कुल गलत है हमारा। Constructive notice state that outsiders are not required to see the compliance of internal regulations of the company. ये हमारा किस चीज का है? ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। ये तो हमारा इंडोर मैनेजमेंट का डेफिनेशन है। तो ये भी हमारा क्या है? दैट इज फॉल्स। और लास्ट क्या है? इंडोर मैनेजमेंट ले डाउन दैट कंपनी कैन नॉट कैरी ऑन द ऑब्जेक्ट नॉट परमिटेड बाय मेमोरेंडम। ये तो हमारा अल्ट्रा वायरस का डेफिनेशन है। तीनों ही आपके फॉल्स है। तो मैंने तीनों में एग्जैक्ट आप लोगों का वर्डिंग यहाँ पे लिख दिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। बताइए, कोई दिक्कत? मकेश्वर सर बताइए, क्वेश्चंस करने में कैसा लग रहा है बताओ। इसलिए बोलती हूँ सिर्फ चीज़ों को अपना लो। जो मैं पेड क्लास में पढ़ाती हूँ बिल्कुल टू द पॉइंट कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। जो क्वेश्चंस देती हूँ उन क्वेश्चंस को करिए। वाईटी में देख लो, समरी करा रही हूँ जो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, और बीआरबीएल बुक के क्वेश्चंस और डेफिनेशन इसके बाद कराऊंगी। तो इतना सब चीज़ें करिए यार। सफिशिएंट मटेरियल प्रोवाइड होता है अड्डा की तरफ से so that you can easily crack your exam in the first and the single attempt. बस रिवीजन करना है आपको और क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जैक्टली मकेश्वर सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अ माइनर कैन बी द मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी बट नॉट पब्लिक कंपनी। जरा बताना तो इसका आंसर, जरा बताइए तो भाई इसका आंसर। जो माइनर है प्राइवेट कंपनी का मेंबर बन सकता है लेकिन पब्लिक कंपनी का नहीं बन सकता। क्यों भाई? A minor can be the member of private company but not of a public company. That is totally false. ठीक है? A member can inspect the register of member. क्या member inspection कर सकता है? बताइए। बहुत बढ़िया। क्या member रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकता है? बहुत बढ़िया, जल्दी भाई। लाइव इतने सारे हैं लेकिन रिप्लाई सिर्फ एक का आ रहा है मुझे बस। क्यों भाई? एक्सीलेंट। तो भाई मेंबर कैन इंस्पेक्ट, दैट इज ट्रू, बिल्कुल कर सकता है। A company limited by share, the member is liable to pay full nominal value of the share. Full nominal value of the share and the liability to the member ends there. जितना शेयर उतना तो पे करना ही पड़ेगा। जितना शेयर्स लिया है, बिकॉज लिमिटेड बाय शेयर्स है, so the member is liable to pay full nominal value of share, the liability of this, that is true statement. 50 शेयर लिया है, 50 तक का liability. A company is required to keep foreign register in India only. D.
A company is required to keep its foreign register in India only. क्या इंडिया में ही रखना है? नहीं, बाहर भी हमें रिकॉर्ड करके रखना है. So this is the right answer. समझ में आ गया? This is the right answer. जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं लाइव सेशन को देख रहे हैं, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और डेली 9 बजे यहाँ पे प्रेजेंट होइए. कल से मैं मॉड्यूल सी कराऊंगी आपको. नेक्स्ट, देयर इज नो रेमेडी अवेलेबल फॉर द मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस बाय डायरेक्टर. मतलब जो प्रोस्पेक्टस होता है हमारा कैटलॉग, अगर उसमें गलती हो जाती है तो कोई रेमेडी नहीं रहता. बट हमने तो पढ़ा है सिविल लाइबिलिटी होती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी. तो ये आपका स्टेटमेंट टोटली फॉल्स है. A company proposing to issue red herring prospectus shall file it with the registrar at least 3 days prior to the opening of subscription list and the offer. बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर. एक एक वर्ड के आप लोगों के क्वेश्चन है. A company proposing to issue red herring prospectus shall file it register at the 3 days prior to the opening of subscription list and the offer. इसको याद कर लीजिए. That is a true statement. That is the true statement, class. Is that okay? That is true one. Now next one. मजा आ गया डायरेक्टर का. A quick revision. चलो पहले आप लोग बताओ A B C D का आंसर. I'm just giving you 3-minute time. A B C का आंसर बताइए. A B C का आंसर बताइए जल्दी से. बोलो क्लास, A B C का आंसर. बोलो बोलो बोलो. That is very important. बहुत बढ़िया भाई. मैक्सिमम आंख बंद करके 15 और 1% कंपनी 15. मिनिमम इन पब्लिक 3, मिनिमम इन प्राइवेट सॉरी 2. दैट इज 2. ठीक है. और उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम हो गया. 1% कंपनी मिनिमम 1, मैक्सिमम 15. याद रखिएगा. At least dash of the total number of directors of a public company are to be the person whose period of office is liable to be determination by retirement by rotation. कितने लोग जो कंपनी में हैं गंगाराम सर बैक टू पवेलियन हो जाते हैं? ऑप्शंस में दिखा देती हूँ आप लोगों को. बैक टू पवेलियन 2, 3, 7 या 2/3. लास्ट का बताइए. कितने लोग, कितने डायरेक्टर्स बैक टू पवेलियन? बोलो बोलो कितने. तो यहाँ पे क्लास 2/3. दिस इज द राइट आंसर. कितने? 2/3. याद रखिएगा. नेक्स्ट, एवरी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज. अभी तो हमने पढ़ा पेड अप शेयर कैपिटल चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, दैट इज निल. ठीक है. नाउ जो एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? एडिशनल डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रमोटर, अंडरराइटर, शेयर होल्डर. व्हाट इज द राइट आंसर? सो क्लास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सॉरी एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट होते हैं. याद रखिएगा. अल्टरनेट डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय अल्टरनेट, दैट इज ऑल्सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Casual vacancy in the board of director is filled by casual vacancy. बताइए.
So casual vacancy, again guys, that is filled by board of directors. So Gangaram sir, Makeshwar sir, that's all for today's class. BRBL book ka Company Act ka question finish. And I hope so you people like the session. Hello everyone. A very good evening to all of you. Welcome to the Officer Adda 24/7, the special session of your BRBL subject in the bilingual language. जो भी यहाँ पे CIB के एस्पिरेंट हैं, आप सबको मालूम है कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है मई से शुरू होगा और एग्ज़ाम आप लोगों का जुलाई 2024 में है। तो अपने आप से पूछिए क्या ये टाइम सफिशिएंट है कि मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ सिंगल और फर्स्ट अटेम्प्ट में? तो भाई मेरा आंसर होगा यस। तो आप में से जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, दिस इज़ पॉसिबल। और ये पॉसिबल कैसे होगा? देखिए कुछ स्टेप्स है ना, सिर्फ इसको फॉलो करिए इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक योर एग्जाम। द फर्स्ट वन इज कोई सा भी एक पेड बैच ले लीजिए, राइट? उस पेड बैच से क्या होगा ना, आप लोगों का जितना भी कॉन्सेप्ट है हर एक सब्जेक्ट का, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बिकॉज जब टीचर पढ़ाता है ना तो हमें इजीली समझ में आता है। अगर हम बुक से पढ़ेंगे तो भाई कभी पढ़ेंगे, सोएंगे, मोबाइल देखेंगे, एटसेट्रा। लेकिन एक पेड क्लास लेके ना जब पैसे पे होते हैं ना तो अपने आप पढ़ाई हम लोगों का शुरू हो जाता है। तो सिर्फ एक पेड बैच लेना है। हम लोगों ने दिसंबर से बैचेस बनाना शुरू किया था। कोई सा भी बैच ले सकते हैं और जहाँ पे आप लोगों का नॉर्मल क्लासेस चलेंगी, ठीक है? और वो भी पेड क्लास में बकायदा आप लोगों का लाइव क्लासेस चलता है। जैसे अगर मैं इसकी क्वालिटी बताऊं, लाइव क्लासेस आप लोगों की चलती है। लाइव क्लासेस में आप लोग ऑन द स्पॉट डाउट सेशंस पूछ सकते हैं। लाइव क्लास का रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों के पास रहता है, जिससे कि आप लोग कभी भी अपने टाइम के अनुसार उसको रिवीजन कर सकते हैं। जो हम पढ़ाते हैं उसका PDF आप लोगों के पास 24/7 आप लोगों के पास PDF इसका अवेलेबल होगा, ठीक है? और इसी पेड बैच में हमारा हर एक कंपलसरी सब्जेक्ट का मॉक पेपर भी होता है। तो इतनी सारी सुविधाएं हैं पेड बैच में, दैट इज सफिशिएंट। और जो हम YT सेशन चलाते हैं, तो जिस भी स्टूडेंट को एग्जाम क्रैक करना है ना, YT सेशन पेड बैच एनरोल करिए, यू विल डेफिनेटली क्रैक योर एग्जाम। YT सेशन में अभी तक हम लोगों का हर एक एक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन हम करा चुके हैं। उसका PDF, उसका सेशन अवेलेबल है। और अभी हम लोग मैकमिलन बुक के क्वेश्चंस को करा रहे हैं। मतलब आप लोगों को बुक टच करने की जरूरत नहीं है। तो जिसको भी एग्जाम क्रैक करना है, दिस इज द ओनली वे टू क्रैक योर एग्जाम। चलिए हम लोग कर रहे हैं समरी, और आज से हम लोग का शुरू हो रहा है मॉड्यूल C। तो मॉड्यूल C का सबसे पहला एक्ट मैं आपको जो डिफाइन करने जा रही हूँ, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। ये एक्ट बेसिकली है क्या आप लोगों का? देखिए, जब कोर्ट के सामने बैंक का मैटर आता है तो भाई कोर्ट के सामने क्या एविडेंस पेश करना है अपने फेवर में? क्योंकि देखिए बैंक का काम क्या है? कस्टमर आता है, सर्विसेज लेता है बैंक के। अगर कुछ डिस्प्यूट अराइज होता है तो अभी जाके अगर देखा जाए तो अभी हमारे पास ऑप्शंस है, लोक अदालत जाओ, ओम्बड्समैन जाओ, कंज्यूमर फोरम जाइए, ट्राइब्यूनल जाइए। लेकिन पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी। तो 1891 में हमारा कोर्ट ही तो चलता था। तो ये जो आप लोग का एक्ट बनाया है, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, तो बुक का मतलब जो चीज बैंक हमारा रिकॉर्ड के फॉर्म में रखता है, तो उसमें से कौन सा रिकॉर्ड हम एविडेंस के रूप में कोर्ट के सामने पेश करें, जिससे कि बैंक आप लोगों का विजेता घोषित हो। सो व्हेन द books of the bank are produced in the printout form, it is to be accompanied by the certificate that is detailed in section 2A. Similarly, any record of the bank required by court to be accompanied by the certificate brought out in the statute. याद रखिएगा, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में बैंक को कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस के रूप में पेश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पेश करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर देखा जाए
तो जो सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स होते हैं, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स, वो पेश करने का जरूरत है. When the data is stored in the computer form, a certificate from the person in charge of the computer system is required. तो जो भी कंप्यूटर सिस्टम का इंचार्ज होगा उसका साइन सिग्नेचर ज़रूरी है अगर हम कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट के सामने. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये समरी है, मैं इसको पेड क्लास में डिस्ट्रीब्यूट भी करती हूँ और यहाँ भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको लैंग्वेज यहाँ का समझ में आए. इज दैट ओके? इन एनी प्रोसीडिंग जहां पे बैंक आपका पार्टी नहीं है, पार्टी का मतलब मान लीजिए कोई सा भी मैटर एक्स वर्सेस वाई चल रहा है, बैंक इज नॉट अ पार्टी, सर्टिफाइड कॉपीज आर प्रोड्यूस, बैंक ऑफिसर कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस. तो जब बैंक हमारा पार्टी है ही नहीं तो हम बैंक के ऑफिसर को जबरदस्ती गवाह के रूप में पेश नहीं कर सकते, राइट? लेकिन वही है, कोर्ट चाहे तो कुछ भी कर सकता है. कोर्ट कैन ऑर्डर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ द अकाउंट. कोर्ट किसी भी पर्सन को आप लोग का अलाउ कर सकता है कि बैंक के बुक्स को आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं. द ऑर्डर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स मस्ट बी गिव 3 क्लियर डेज फॉर द बैंक टू अरेंज फॉर द इंस्पेक्शन. मतलब बैंक को 3 दिन का समय मिलेगा अरेंज करने का कि आप इंस्पेक्शन को अरेंज करवाइए. 3 क्लियर डेज मतलब आप लोगों का 3 वर्किंग डेज. Court has discretion to award cost for any application under the act. So guys, this is important. ये हमारा क्या है? ये हमारा आप लोगों का बेसिकली अगर देखा जाए तो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमने पढ़े हैं उसका आप लोगों का एक्ट. ठीक है, करे क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन, बैंकर्स बुक एविडेंस में जज का क्या मतलब है? बैंकर्स बुक एविडेंस में जज का क्या मतलब है बताइए, बोलो क्लास. जज किसे कहते हैं? तो अगर आपने डेफिनेशन टर्म पढ़ा है, बिकॉज मैं डेफिनेशन टर्म भी पेड क्लास में देती हूँ, दैट इज इजी. बताइए क्लास. हाई कोर्ट जज. बहुत बढ़िया मकेश्वर सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यू आर राइट, हाई कोर्ट जज. Which of the following person are not authorized to issue certificate under section 2A of the Bankers Book Evidence Act? जो हमने पढ़ा है ना वही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अरे यार कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट ना? बताइए. ये भी हमने पेड क्लास में पढ़ा है सर एंड मैम. ओके, ऑल आर एलिजिबल इन ऑप्शन. तो सर जी आंसर क्या होगा? Which of the following persons are not authorized to issue the certificate under section 2A of the Banker Book Evidence Act? तो हमें मालूम है, जैसा कि सर ने भी कहा है, मैनेजर या प्रिंसिपल अकाउंटेंट का साइन चाहिए, पर्सन इन चार्ज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का साइन चाहिए. तो जब ऑल आर एलिजिबल, डी इज द राइट आंसर. बहुत बढ़िया. ठीक है, नेक्स्ट. द कोर्ट माइट ऑर्डर बैंक, कोर्ट बैंक को ऑर्डर देता है to prepare and produce copies of entry relevant to the matter in issue, accompanied by the certificate that no other entries are to be found in the books and such order has to be served. कितने clear days में the bank have to follow? 3, 5, 4, 7. जो भी यहाँ पे सेशन को देख रहे हैं फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, फटाफट सेशन को यहाँ पे लाइक कर दीजिए.
बताइए क्लास। एक्सीलेंट, हेलो बिंदु मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे आप लोगों का एग्जैक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। दैट इज 3 क्लियर डेज। ठीक है, अच्छा। एनी ऑर्डर made under the act for the payment of cost or by a bank may be enforced as if the bank were party। अगर बैंक पार्टी है तो ही हम बैंक को इन्फोर्स कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन यू हैव टू पे। जरा बताइए तो। बोलो 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 बोलो। व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? जल्दी बता दो। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। सो फॉर दिस वन द राइट आंसर इज ट्रू। दैट्स ग्रेट, हो गया। देख लो कितना छोटू सा था आप लोगों का समरी और बुक्स के क्वेश्चंस। मतलब दो, आई थिंक 10 मिनट लगा हमें करने में। अब आपको ये चीज याद रहेगा, ठीक है? इसीलिए आज मैं दूसरा एक्ट भी लेके आई हूँ। ओके, तो दूसरा एक्ट हमारा क्या है? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ठीक है, इसमें बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? लोक अदालत के बारे में पढ़ना है। सो लोक अदालत इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर एन एरिया एंड यूजुअली कंसिस्ट। तो लोक अदालत क्या है आप लोग का? द टाइप्स ऑफ एडीआर है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। लोक अदालत हो गया, ओम्बड्समैन हो गया, ट्राइब्यूनल हो गया, कंज्यूमर फोरम हो गया, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, कंसिलेशन एटसेट्रा। तो ये सब कोर्ट के हेल्पर से। तो लोक अदालत की बात करें तो क्वेश्चन आता है किस एक्ट में है आप लोग का? द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, इस एक्ट में है। ठीक है, इसमें कौन होता है? सर्विंग एंड रिटायर जुडिशियल ऑफिसर इसमें होते हैं, एंड अदर पर्सन। अब अदर पर्सन का अपॉइंटमेंट जो हमारा कमिटी और अथॉरिटी है वो आप लोग का इंक्लूडेड है। ठीक है, अच्छा जी। इसे कौन इस्टेब्लिश करता है? तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए स्टेट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी है, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी है और तालुक लीगल सर्विस कमिटी है। तो टोटल हमारे यहाँ पे 5 अथॉरिटी और कमिटी है जो कि आप लोगों के लोक अदालत को क्या करते हैं? स्टैब्लिश करते हैं। एंड लोक अदालत इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट। मतलब यहाँ इसका बेसिक एम क्या होता है? किसी भी केस का कॉम्प्रोमाइज, किसी भी केस का सेटलमेंट। दिस इज योर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। दैट्स इट। कोई डाउट किसी को इसमें? आई थिंक दैट इज वन ऑफ द इजिएस्ट एक्ट दैट वी हैव एवर रेड। लोक अदालत डिराइव जुरिस्डिक्शन बाय द कंसर्ट ऑफ पार्टी। अगर हम बात करें जुरिस्डिक्शन की तो कंसर्ट ऑफ द पार्टी और an application made to the court by one of the party to the dispute and the court is satisfied that the dispute between party could be settled by the lok adalat. In respect of the potential dispute, any party may request authority and committee organizing lok adalat to refer the dispute for the determination। मतलब basically मैटर कैसे जाएंगे लोक अदालत में? सबसे पहला, अगर दोनों पार्टी म्यूचुअल कंसर्ट है, मैटर जा सकता है। कोर्ट के पास कोई मैटर चल रहा है तो कोर्ट भी रेफर कर सकता है कि लोक अदालत में मैटर जाएगा। एक पार्टी ने एप्लीकेशन फाइल किया तो जाता है। तो ये सब जरिया है जिसके थ्रू लोक अदालत हमारा मैटर जाता है। लोक अदालत का कोई प्रोसीजर नहीं है, बट दे हैव टू बी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी, फेयर प्ले, अदर लीगल प्रिंसिपल। और जो जस्टिस मिलता है लोक अदालत में उसको अवार्ड कहा जाता है। और अवार्ड आप लोगों का
कोई अपील आप नहीं कर सकते। मतलब लोक अदालत का जो डिसीजन है दैट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टी, और कोई अपील हम लोग नहीं कर सकते। दैट्स इट। ठीक है क्लास, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, लोक अदालत के बारे में। इज दैट ओके? ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन हम लोग अपना। अच्छा, और भी है। इफ नो सेटलमेंट, अगर सेटलमेंट नहीं होता है लोक अदालत में, तो मैटर दोबारा से कोर्ट के पास जा सकता है। ठीक है, द लोक अदालत शेल एडवाइज द पार्टी टू सीक रेमेडी इन द कोर्ट। इज दैट ओके? 20 लाख तक के जो भी मैटर होते हैं आप लोग का लोक अदालत सॉल्व कर सकता है। ठीक है, और बेसिकली जो बैंक के एनपीए के मैटर होते हैं वो आप लोगों के लोक अदालत में हैंडल होते हैं। कौन से मैटर? एनपीए के मैटर। दैट्स इट। चलो, लोक अदालत आर ऑर्गेनाइज अंडर लोक अदालत एक्ट, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। बताइए क्लास, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। यस बिंदु मैम। बोलिए। अभी हमने बोला था कि भाई ये एक्ट का नाम आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्ट का नाम आप लोगों का दैट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे क्लास बेसिकली दैट इज फॉल्स। लोक अदालत ऑर्गेनाइज टू सेटल ओनली द डिस्प्यूट दैट इज एग्जिस्टिंग। बताना जरा। बताइए क्लास। एग्जिस्टिंग ओनली? आर यू श्योर? ध्यान से सोच समझ के आंसर दीजिए। सिर्फ एग्जिस्टिंग मैटर रहेंगे हमारे? हाँ बाबा, हम लोगों के फ्यूचर मैटर भी जा सकते हैं, हम लोगों के फ्यूचर मैटर भी जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। If one party intend to refer the dispute to लोक अदालत, the consent of other party is not required. जरा बताना तो। The consent of other party is not required. बताइए क्लास। सो यहाँ पे अगर एक पार्टी रेफर करती है मैटर को ले जाना लोक अदालत पे, कंसर्न इज रिक्वायर्ड, दैट इज फॉल्स। ठीक है, लोक अदालत स्ट्राइव एट अराइविंग द कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट बिटवीन द पार्टी। क्या लोक अदालत का जो बेसिक एम होता है कॉम्प्रोमाइज और सेटल करना होता है? बोलो 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 बोलो। दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, एक्सीलेंट सर। देयर शेल बी नो अपील अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत। मतलब लोक अदालत ने जो एक बार कमिटमेंट कर दिया, वी कैन नॉट अपील, वी कैन नॉट अपील क्लास। हमेशा याद रखना, जो भी आप लोग के एडीआर के एग्जाम्पल्स हैं ना, हम लोग फर्दर अपील नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं क्वेश्चन ऑफ लॉ का, तो जब भी क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है ना, तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फॉर दिस वन।
Evening to all of you. Welcome to the Officer Adda 24/7, the special session of your BRBL subject in the bilingual language. जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, आप सब देखते हैं कि हम लोगों का ये जो सीरीज चल रहा है जिसमें वी हैव डन मॉड्यूल डी और अब हम लोगों का मॉड्यूल सी का सेशन यहाँ पे चल रहा है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सबसे पहले समरी ऑफ द एक्ट एंड मैकमिलन क्वेश्चन में जो आज का टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम. ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोगों का ओम्बड्समैन होता क्या है. ठीक है, जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो जब कोई भी डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट का वर्ड आते ही हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट जनरली फोकस ऑन द कोर्ट. कोर्ट जाएंगे जहाँ पे हमारा डिस्प्यूट का निपटारा होगा. ठीक है, डिस्प्यूट के बाद अगर देखा जाए कोर्ट में जाने का मतलब होता है तारीख पे तारीख और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि हम लोगों को कोर्ट में फॉलो करना पड़ता है. सो इसीलिए हमारे इंडिया में एडीआर सिस्टम आप लोग का बना है, दैट इज द अल्टरनेटिव राइट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हमारे इंडिया में एडीआर सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है. इसके अंतर्गत बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे एडीआर सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोगों को जस्टिस यहाँ पे मिल सकता है. जैसे सिंपली कंसिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, राइट, देन लोक अदालत, कंज्यूमर फोरम. तो ऐसे बहुत से ऐसे आप लोगों के एडीआर सिस्टम है हमारे इंडिया में जिसके थ्रू हम लोगों को जस्टिस यहाँ पे मिलता है. सो ओम्बड्समैन इज बेसिकली सेम थिंग. जैसे ये आप लोग का वर्ड इंटीग्रेटेड है, तो इंटीग्रेटेड का मतलब है यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर डिस्प्यूट का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को 3 फील्ड के ऊपर सॉल्यूशन मिलेगा. सबसे पहला, कोई भी अगर बैंक का मैटर जाता है, एनबीएफसी, ठीक है, बैंक, एनबीएफसी एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन. तो कोई भी अगर आप लोगों का जो डिस्प्यूट है अगर इन तीनों को लेके है, राइट, तो हमारे इंडिया में इन तीनों को लेकर के अब एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन बन गया. अदरवाइज पहले क्या होता था, बैंक का बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम होता था 2006 का, एनबीएफसी का अलग होता था, डिजिटल ट्रांजैक्शन का अलग होता था. लेकिन अब इन तीनों के सेपरेट एक्ट को हटा के मर्ज कर दिया गया है और अब रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 आप लोगों का स्टैब्लिश हुआ है, इंट्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई. This scheme has a very wide coverage and would include most bank, financial institution and the system participant. Besides providing definition of the term most often used in the scheme at the various place, the scheme deal with the location of office of the ombudsman appointed under the scheme and their power and the customer grievances dispute they would require to take cognizance and resolve to the satisfaction of the party. तो बेसिकली आप लोगों के यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स होंगे तो सबसे पहले हम अपना डिस्प्यूट्स इन लोगों से सॉल्व कराएंगे. इफ दे आर नॉट एबल टू सॉल्व देन वी कैन गो टू द ओम्बड्समैन. क्या लिमिटेशन पीरियड होना चाहिए, एवरीथिंग इज रिटन इन द समरी. ओके, द स्कीम ऑल्सो स्पीक अबाउट द सेटिंग ऑफ सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर. ये क्या है आप लोग का, CRPC, for processing of the customer complaint relevant to the scheme, and that the staffing of the office of ombudsman and CRPC will be responsibility at the cost of the RBI. ठीक है, तो ये आप लोग नाम याद करिएगा. जैसे बाय पोस्ट अगर हम कोई चीज़ को भेजते हैं, बाय पोस्ट अगर हम कोई चीज़ को भेजते हैं बाय पोस्ट के द्वारा, कंप्लेंट भेजेंगे तो हम CRPC के ऑफिस में भेजेंगे जो कि आप लोग का चंडीगढ़ में इस्टेब्लिश है. द स्कीम हैज़ ऑल्सो प्रोविजन फॉर द पार्टी टू द डिस्प्यूट complaint appealing against the decision given by ombudsman subject to the certain condition and recognized by the appellant authority. तो यहाँ पे आप लोगों का appellant authority भी given है. The scheme allow the RBI
through an order to suspend such period as may be specified in the order and the operation of all or any of the clause of scheme either generally and in relation to the any specified regulated entity. तो यहाँ पे regulated entity किसको बोला गया है? यहाँ पे regulated entity आप लोग का बैंक जो NBFC है इनको बोला गया है जिनके खिलाफ हम लोग कंप्लेंट करते हैं. इज दैट ओके? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर. अंडर द स्कीम एपेलेंट अथॉरिटी का क्या मतलब है? गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी गवर्नर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? बताइए, हु इज द एपेलेंट अथॉरिटी? बताइए क्लास. What is the right answer? So यहाँ पे क्लास the right answer will be executive director. This is the right answer of this one. ठीक है, executive director of the RBI will be the right answer here. Done? सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोग का. What is the maximum period for which an ombudsman may be appointed under the scheme? 1 year, 3 year, 4 year या 10 year? बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर. What is the maximum period for which ombudsman या deputy ombudsman may be appointed? Okay, for this one, the right answer will be 3 year. ठीक है? Next, all complaint may be sent under scheme to the CRPC only. All complaint may be sent under the scheme to the CRPC. All complaint that may be sent to the CRPC. क्योंकि कंप्लेन हम लोग या तो ऑनलाइन सेंड करते हैं या तो आप लोग का रिटर्न में. सो यहाँ पे सेंड टू द CRPC. वैसे हम लोग ऑफिसर ऑफ रिजर्व बैंक को भी करते हैं लेकिन वो भी कंप्लेन किसको सेंड करेगा? CRPC को. सो दैट इज ट्रू वन. इज दैट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का दैट इफ कंप्लेंट मेड बाय कस्टमर टू द रेगुलेटेड एंटिटी इज नॉट रिप्लाइड, so what is the minimum period after it received by this customer can complain to the ombudsman? बताइए, what is the right answer? हाँ जी क्लास बताइए, what is the right answer? So यहाँ पे the right answer will be fourth one, that is 1 month. Okay, 1 month is the right answer. और क्लास ये जो आप लोग का है ना, जैसे CRPC को तो कंप्लेंट सेंड कर ही सकता है
आरबीआई ऑफिसर को भी करता है तो वो यहाँ पे तो मे सेंड अंडर स्कीम टू द सीआरपीसी ओनली, ओनली वर्ड नहीं है आप लोग का, दैट्स वाई फॉल्स इज द राइट आंसर. ओके, दैट्स वाई false is the right answer. That's it. Okay, next. An ombudsman would send copy of complaint received from the customer to the regulated entity. That is true and false. क्या ombudsman copy send करेगा complaint का from a customer to the regulated entity? That is true and false. That is absolutely true. ठीक है? That is absolutely true. So this is the right answer. Okay, this is the right answer. So I hope so you people understand this topic. ठीक है? तो ये आप लोग का सिंपल सा टर्म है. नाउ द नेक्स्ट वन. अब आप लोग का जो नेक्स्ट एक्ट है दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली देखा जाए तो आप लोगों का 1986 का एक्ट है, लेकिन कोई भी एक्ट स्टेबल नहीं होता तो 2019 में अमेंडमेंट हुआ और हमारा एक्ट यहाँ पे बना. ठीक है. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे इनएक्टेड ऑन, कब इनएक्ट हुआ आप लोगों का 9th of August 2019, come into force 20 July 2020, while certain provision of the act like establishing CCPA come into effect on 24 2020. मतलब 2019 एक्ट में एक नया चीज़ का इन्वेंशन हुआ, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कि 24th of this 2020 आया. Section 2 defined the major terms which are found occurring in the act. The unit also deal the establishment, working, object of the what? Central Consumer Protection Council, State Consumer Protection Council, District Consumer Protection Council, which are the advisory council mainly to render advice on the, किस लिए बने होते हैं ये आप लोग के, for the promotion and protection of the consumer rights under the act. तो ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट है. ठीक है. तो हमारे यहाँ पे काउंसिल बना, सीसीपीए बना, उसके बाद जो आप लोग का सीसीपीए था, ओके, जो इस एक्ट के अंतर्गत बना, एंड द मेन बॉडी स्लेटेड विद अ जॉब टू प्रोटेक्ट, प्रमोट, एनफोर्स राइट टू कंज्यूमर एज अ क्लास, प्रिवेंट वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, prevent the violation of consumer rights under the act, inquiry, cause an inquiry, investigation to be made into the violation of consumer rights, unfair trade practices, file complaint before district commission, state commission and national commission. तो यहाँ पे कमीशन भी बना जहाँ पे हमारा डिस्प्यूट सॉल्व होता है. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन, यहाँ पे हमारे डिस्प्यूट सॉल्व होंगे and review the matter relating to and the factor inhibiting enjoyment and the consumer right. तो बेसिकली देखा जाए यहाँ पे, राइट, सो इस एक्ट में कंज्यूमर राइट्स हैं, राइट, उसके बाद आप लोगों का काउंसिल है, देन यू हैव अ सीसीपीए अथॉरिटी, देन कमीशन. तो ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि यहाँ पे गिवन है. ठीक है. सो काउंसिल में 3 लेवल आप लोगों का, कमीशन भी आप लोग का 3 लेवल है, और सेंट्रल सीसीपी आप लोग का 1 लेवल का है. तो ये हमारा बेसिक है. उसके बाद अगर मैं जुरिस्डिक्शन की बात करूँ तो ये भी आप लोग का बहुत इम्पोर्टेंट है. तो जुरिस्डिक्शन में क्लास देखिए, एक डायग्राम को हमेशा याद रखिएगा. दिस इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन. ठीक है. तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज बेसिकली, अगर देखा जाए 1986 का, 2019
एंड 2021। ठीक है, ये आप लोगों के 3 हैं। देन तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज बेसिकली यहाँ पे अप टू 20 लाख, ये 20 लाख से 1 करोड़, और ये आप लोग का अबव 1 करोड़। स्टेट कमीशन में अगर देखा जाए दैट इज अप टू 1 करोड़। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने आप लोगों का ऐसे लिख दिया है, अप टू 20 लाख, फिर आपका स्टेट में 20 लाख से 1 करोड़, दिस इज अबव 1 करोड़। 2019 में अप टू 1 करोड़, देन 1 करोड़ से 10 करोड़, और ये अबव 10 करोड़। 2021 में आप लोग का अप टू 50 लाख, यहाँ पे 50 लाख से 2 करोड़, और ये आपका 2 करोड़। तो ये आप लोगों को एज इट इज़ यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, तो आप लोगों का जो रुपए है पहले 20 लाख था, राइट, उसके बाद अप टू 1 करोड़ हुआ, उसके बाद 2021 में 50 लाख के करीब हो गया। तो जो आप लोग का लेटेस्ट होता है वो जुरिडिक्शन आप लोगों का माना जाता है। ठीक है, उसी तरह स्टेट कमीशंस का देखा जाए तो पहले 20 से 1 लाख 1 करोड़ था, फिर 1 से 10 करोड़, फिर 50 से 2 करोड़। नेशनल कमीशन में 1 लाख से ऊपर 10 करोड़, ये 2 करोड़। तो आपको ये चीज़ पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, मैंने आप लोग को पूरा सीक्वेंस वाइज यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, डन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्लेंट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये आपका डेफिनेशन का क्वेश्चन है। Any voluntary consumer association registered under any law, the mediator, the central authority, legal or legal heir and legal representative of the consumer. Which of the following is the right one? बताइए, which of the following is the right one for this question? So यहाँ पे class the right answer is that is mediator. ठीक है, फर्स्ट का mediator will be the right answer here. क्या है आप लोग का mediator? ठीक है, सो मीडिएटर क्यों होता है? क्योंकि मीडिएटर खुद एक आप लोग का अथॉरिटी है जहां पे हम कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे कंप्लेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एनी वॉलेंटली, नहीं, अ कंज्यूमर इंक्लूड अ पर्सन हु बाय एंड गुड फॉर द कमर्शियल पर्पस। बताइए, कमर्शियल पर्पस, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स? mediator. A consumer includes a person who buy a good and services for the commercial purpose. So commercial purpose, basically if we see, the right answer is false, क्योंकि commercial purpose रीसेल के पर्पज से कंज्यूमर आपका कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल? चेयरपर्सन जो होता है आपको बताना है किस डिपार्टमेंट से, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ दिस वन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट आंसर?
So for this one, the right answer is Minister in charge of the Department of Consumer Affairs. Okay, this is the right answer. Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to the Officer Sada 24/7, the special session of your BRBL subject in the bilingual language. जो भी यहाँ पे CIB के एस्पिरेंट हैं, आज आप लोगों का सेशन है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं समरी ऑफ योर रिकवरी ऑफ डेब्ट एंड इंसॉल्वेंसी एक्ट 1993। तो सेशन के शुरू होने से पहले आप सब लोगों को विजयदशमी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों का 1 नवंबर से पावर पैक रिवीजन बैच शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम लोग पूरा कॉन्सेप्चुअल वाइज मॉड्यूल को पढ़ाएंगे, मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस देंगे, ई बुक्स होगा, मॉक पेपर होगा, एटसेट्रा। तो अगर आप चाहते हैं इस बैच में इनरोल होना तो आप लोग फटाफट कूपन कोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं RAM80 फॉर द 81% डिस्काउंट हेयर। सो जो भी यहाँ पे एस्पिरेंट है, डू नॉट फॉरगेट टू इनरोल इन दिस बैच, दिस इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो डेप्थ रिकवरी ट्राइब्यूनल एंड DRET, ठीक है, इसको हमने पेड बैच में भी कंप्लीट कर लिया है। आज इसके समरी और इसके क्वेश्चंस को करेंगे। There was a need to have a effective law for the recovery. Prior to this act, the recovery laws were found inadequate. जैसा कि हमने डिस्कस किया था, laws inadequate थे, इसी के कारण 1993 में आप लोगों का ये लॉ आया। Huge assets of the bank were involved in recovery because huge pendency with the various court, मतलब कोर्ट में ऑलरेडी केसेस आप लोग के पेंडिंग हो जाते थे। This affected the financial sector. The act was introduced in 1993. Initially जब ये एक्ट बना आप लोगों का, so दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला, that this act is totally इनवैलिड। लेकिन जब अपील किया गया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, दिस एक्ट इज टोटली वैलिड वन। क्योंकि हम जानते हैं दिल्ली हाई कोर्ट से, मतलब किसी भी हाई कोर्ट से जब अपील करना है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जाएंगे। एप्लीकेबिलिटी टू द कोऑपरेटिव बैंक वाज डिसाइडेड रिसेंटली बाय सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे ना 2013 में अमेंडमेंट हुआ। वैसे कहा गया था कि जो एक्ट है कोऑपरेटिव बैंक में अप्लाई नहीं होगा, लेकिन 2013 में ये एक नया पॉइंट है जो आप लोग को जानना ज़रूरी है। 2013 में अमेंडमेंट हुआ और बोला गया ये जो एक्ट है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में अप्लाई होगा। सो दिस इज़ अ न्यू पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। Preamble to Act state that Act is for expeditious adjudication and recovery of the debt, मतलब जल्द से जल्द निपटारा। The act was applicable to the debt of 20 lakh and over, या उससे above। पहले ये 10 लाख और above था, लेकिन 2018 में चेंज हुआ और ये आप लोग का 20 लाख हुआ। In 2019 the name of the state use change, मतलब जब ये एक्ट बना था तो इसका नाम क्या था, रिकवरी ऑफ डेप्थ ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन अब आपका इसका नाम क्या हो गया है, रिकवरी ऑफ डेप्थ एंड बैंक्रप्सी एक्ट टू 1993। सो इसमें दिस कैन बी कम इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, दिस हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनाने का वो सोचिए, क्योंकि समरी क्या है, एक क्रिस्प है जो कि हमें रिवीजन करना है। तो 4 क्वेश्चंस आप लोग के सामने, चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर। DRT Act is applicable only if the depth recoverable is above 15, 10 या 20। अभी हमने पढ़ा that is above 20 lakh, ठीक है। DRT recoverable through नहीं, depth recoverable through DRT may be secured and unsecured. This is a new thing that you have to understand. क्या डेप्थ रिकवरी में मान लीजिए हमने बिना सिक्योरिटी दिए लोन लिया है, तो क्या DRT से ये चीज़ रिकवर नहीं हो सकता, हो सकता है। सो द डेप्थ रिकवरेबल थ्रू DRT में बी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। इसको याद करिए, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ओके, ओवरड्रॉन अमाउंट
in an account is not a debt recoverable under the DRT. This is important one. बताइए क्लास इसका एग्जैक्ट आंसर. दिस इज इम्पोर्टेंट वन. जो ओवरड्रान आप लोगों का होता है, सो दैट इज रिकवरेबल अंडर द DRT और नॉट. बताइए. बोलिए बोलिए. ओवरड्रॉन. भाई पैसे निकलवाने हैं कैसे भी करके बोरोवर से, राइट? सो दिस इज ट्रू एंड फॉल्स. थर्ड वन इज एब्सोल्युटली, दैट इज फॉल्स. ठीक है, एब्सोल्युटली फॉल्स. ओवरड्रॉन अमाउंट इन दी अकाउंट इज नॉट अ डेप्थ रिकवरेबल. दिस इज फॉल्स, क्योंकि हम इसके भी अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं. सो दिस इज द राइट आंसर. गॉट माई पॉइंट? नाउ if a civil court has passed a decree, it has to be executed through that court only and cannot be come to the recovery tribunal. बताइए. इसको हमने आज ही पढ़ा था. सिविल कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, ठीक है, तो क्या ये सिर्फ कोर्ट के द्वारा ही डिसीजन को एग्जीक्यूट किया जा सकता है? मान लीजिए जब ट्राइब्यूनल बन गया, तो क्या वो ऑर्डर ट्राइब्यूनल में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है? हो सकता है. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आप लोग का? दैट इज फॉल्स. समझ में आ गया? दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट. दैट्स इट. उसके बाद अब दोबारा से समरी, मतलब आप लोगों के बुक में ना 5 चैप्टर है, तो पांचों चैप्टर्स के समरी क्वेश्चंस लेके आई हूँ. DRT बनता कैसे है? एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. उसका जुरिडिक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा. DRT में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दूसरे DRT का भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना सकती है. ठीक है, यहाँ पे दिया है. उसके बाद इसका जो क्वालिफिकेशन है, डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, 5 साल का टेन्योर या 65 ईयर, जो भी अर्लियर हो. डन. देन एपेलेंट रिकवरी ट्राइब्यूनल में सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगा चेयरपर्सन जो कि हेड होगा, और उसका क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट जज होना चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए, ओके, ऑफ द ट्राइब्यूनल फॉर द मिनिमम 3 साल तक, और या तो ग्रेड 1 ऑफिसर होना चाहिए, लीगल ऑफिसर ग्रेड 1. ठीक है, और इसका अपॉइंटमेंट 5 ईयर 70 साल, जो भी अर्लियर हो आप लोग का. ठीक है, मतलब ये रीअपॉइंटमेंट देखो, अप टू 70 साल का मतलब रीअपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन 70 साल के बाद नहीं. ओके. द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड द चेयरपर्सन को अगर दोनों को रिजाइन करना है, सो रेजिग्नेशन का नोटिस पीरियड 3 मंथ का. और अगर दूसरा वे क्या होता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे दैट मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, इन दैट केस ऑल्सो दे कैन डू. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. DRT इज एस्टैब्लिश्ड बाय, अभी हमने पढ़ा, DRT is established by central government. अच्छा, DRT consists the benches of 3 person. क्या ट्राइब्यूनल में हमारा 3 पर्सन का बेंच बैठता है? बताइए. 3 पर्सन का बेंच बैठता है? द आंसर इज टोटली फॉल्स. जुरिस्डिक्शन ऑफ एपेलेंट ट्राइब्यूनल इज विद द हाई कोर्ट. मतलब एपेलेंट ट्राइब्यूनल का जुरिस्डिक्शन क्या हाई कोर्ट के हाथ में रहता है? ये हमने कभी पढ़ा? Can the order of central government in appointment of presiding officer and the tribunal can be challenged in any court? सब चीजें पड़ी हुई हैं. Yes, no, no, yes. एक भी पॉइंट ऐसा बता दीजिए जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा. इसीलिए जो भी यहाँ पे एस्पिरेंट है, अभी भी टाइम है, पेड क्लास पे कंसंट्रेशन करिए. YT सेशन पूरा देखो. YT सेशन BRBL में अभी तक मैंने मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस करा रखे हैं. ठीक है, मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस, डेफिनेशन करा दिया है, समरी करा रही हूँ, उसके क्वेश्चंस करा रही हूँ. तो यहाँ पे साफ साफ क्या है? दैट इज नो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. जो ट्राइब्यूनल है, एन एपेलेंट ट्राइब्यूनल फंक्शंस फ्रॉम द अपॉइंटेड डे विच इज डिक्लेयर इन नोटिफिकेशन. मतलब जिस दिन से डिक्लेयर हुआ कि यहाँ पे DRT बन गया या DRAT, उसी दिन से इन लोगों को काम करना शुरू कर देना है. देयर पावर, ड्यूटीज, जुरिस्डिक्शन
as well as declare and define of these tribunal, okay, have a power to decide on application under part 3 of the insolvency and bankruptcy code. जैसे क्लास insolvency और bankruptcy code के अंतर्गत भी जो इनके matters होते हैं वो कहाँ पे solve होते हैं, that is solved in the this one DRT. ठीक है, DRT में solve होते हैं. Okay, a decree passed by foreign court can be executed by tribunal. ये पॉइंट समझ में आ गया ना आप लोग क्लास? ये सिंपली गिवन है. देयर पावर, ड्यूटीज, जुरिस्डिक्शन आर वेल डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड एंड दीज ट्राइब्यूनल ऑल्सो हैव पावर टू डिसाइड. मतलब इसके भी मैटर डिसाइड कर सकते हैं, डीआरटी के भी, मतलब इंसॉल्वेंसी के मैटर भी. ठीक है, दैट्स इट. क्योंकि इस एक्ट का नाम क्या है? इस एक्ट का नाम आप लोग का यही तो चीज रखा गया है, दैट इज रिकवरी ऑफ डेब्ट एंड बैंक्रप्सी एक्ट. डिक्री पास्ड बाय फॉरेन कोर्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ट्राइब्यूनल. बताइए, डिक्री पास्ड बाय जो फॉरेन कोर्ट, क्या उसको इंडिया का कोई ट्राइब्यूनल एग्जीक्यूट कर सकता है? हमने पढ़ा है इसको. दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. For a certain valid reason, chairperson of appellant tribunal can transfer any case from one tribunal to another tribunal within his jurisdiction. That is true and false. बताइए. That is true and false. बिल्कुल भाई, चेयरपर्सन ट्रांसफर कर सकता है. For a matter for which tribunal are empowered, the civil court have no jurisdiction. बताइए. सिंपल सा चीज है, जब मैटर ट्राइब्यूनल के पास है, सो द सिविल कोर्ट हैव नो जुरिस्डिक्शन. दैट इज सो सिंपल, इजी क्वेश्चन. तो जब मैटर ऑलरेडी ट्राइब्यूनल के पास आ गया है, सिविल कोर्ट हैव नो जुरिस्डिक्शन. दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. एक भी पॉइंट ऐसा बता दीजिए जो हम लोगों ने पेड क्लास में यहाँ पे नहीं पढ़ा है. एवरीथिंग वी हैव डन इन द पेड क्लास. ठीक है, हर एक चीज हम लोगों ने पढ़ा है. नेक्स्ट, Bank has filed application for recovery of loans due under this act which has been not paid by borrower, taking into consideration the jurisdiction and cause of action. Yes, other bank and financial institution that are also creditor to that particular borrower can join the application. ये पॉइंट थोड़ा हट के है, मतलब थोड़ा सा एक नया पॉइंट है, बट इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है. सपोज एक्स पर्सन बोरोवर है. एक्स पर्सन ने बैंक 1 से लोन लिया 25 लाख का. एक्स 1 ने बैंक 2 से लोन लिया 30 लाख का. सेम पार्टी है. अब दोनों बैंक को पैसे नहीं लौटा पा रहा. B2 ने क्या किया? DRT में केस फाइल कर दिया. अब जब यहाँ पे बोला गया है, इसको मैं हटा देती हूँ अपने डायग्राम को, तो यहाँ पे क्लास जब सेम पार्टी है, सेम सब्जेक्ट मैटर है कि भाई पैसे नहीं लौटा पा रहा, तो अगर एक DRT में इसका मामला चल रहा है, सो ये बैंक 1 भी मैटर को मर्ज कर सकता है. तो यही चीज दिया है, अदर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट आर ऑल्सो क्रेडिटर कैन ज्वाइन द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. फॉर ट्रांसफर फ्रॉम सिविल कोर्ट टू ट्राइब्यूनल, no fresh fee is required to pay, as we know that. So हर एक पॉइंट आप लोगों का क्लास यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है. ये पैराग्राफ क्वेश्चन बन सकता है. ये पैराग्राफ, क्या फीस लिया जाता है जब कोर्ट से ट्राइब्यूनल में जाता है मैटर? नहीं. तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है. और ये तो आप लोग का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. चलिए, ट्राइब्यूनल कैन पास, जो ट्राइब्यूनल है, दे कैन ऑल्सो पास इंटरिम ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिफेंडेंट फ्रॉम ट्रांसफरिंग हिज प्रॉपर्टी. बिल्कुल, इंटरिम ऑर्डर का मतलब होता है फाइनल ऑर्डर से पहले दे कैन, मतलब ट्राइब्यूनल पास कर सकता है इंटरिम ऑर्डर फ्रॉम ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी. द DRT इज फुली एम्पावर्ड टू पास कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर लाइक सिविल कोर्ट. DRT और DRAT को सिविल कोर्ट की तरह डीम्ड किया जाता है. ओके.
दे कैन मेक देयर ओन प्रोसीजर। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब डीआरटी से डीआर80 जाता है आप लोग का डिसीजन, सो 50% पहले अपीलांट को पे करना है, और ये 50% आप लोगों का 25% भी रिड्यूस हो सकता है। ठीक है। और सपोज एक्स पर्सन को डीआरटी में केस फाइल करना है तो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है। कितने साल का? 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है। अब चलिए डीआरटी जुडिक्शन, ध्यान से सुनिएगा इसको। बताइए फर्स्ट का एग्जैक्ट आंसर। डीआरटी जुडिक्शन फॉर बैंक वेयर हेड ऑफिस ऑफ द बैंक इज लोकेटेड। मतलब जुडिक्शन वहां होगा जहां पे आप लोगों का हेड ऑफिस ऑफ द बैंक इज लोकेटेड। दैट इज ट्रू। दैट इज टोटली फॉल्स। If a bank has filed recovery application, other bank can join the application if defendant are same. अगर defendant same है तो क्या बैंक ज्वाइन कर सकता है? अभी हमने पढ़ा। That is true. When a case transfer from civil court to tribunal, fresh court fee is required to be paid. अब भी हमने पढ़ा। तो देख रहे हो ना एक एक लाइन कैसे क्वेश्चन में आप लोग का कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे थर्ड का एग्जैक्ट आंसर क्या है? दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। सॉरी, नॉट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, पैसा पे करना है। अ काउंटर क्लेम फाइल बिफोर डीआरटी हैज अ सेम इफेक्ट। देखो क्लास, सपोज एक्स वर्सेस वाई है। जो केस फाइल करता है ना उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। जिसके खिलाफ केस फाइल किया है दैट इज कॉल्ड डिफेंडेंट। तो क्वेश्चन में जब डिफेंडेंट, जैसे पहले प्लेंटिफ केस फाइल करेगा, प्लेंटिफ जब केस फाइल करता है तो उसको लीगल टर्म में क्या बोलते हैं? लीगल टर्म में बोलते हैं प्लेंट, राइट। और डिफेंडेंट दैट इज रिटन स्टेटमेंट और काउंटर क्लेम। तो आप लोगों के क्वेश्चन में काउंटर क्लेम गिवन है, तो ये क्या है आपका? प्लेंट। याद करिए इसे, ठीक है। क्या कहलाएगा? प्लेंट। सिंस डीआरटी आपका सिविल कोर्ट नहीं है, इट कैनॉट पास इंटरिम ऑर्डर सच एज अटैचमेंट, इंजंक्शन एंड रिसीवर, कैनॉट पास। बताइए फिफ्थ का एग्जैक्ट आंसर क्या है? दैट इज टोटली फॉल्स। अ पर्सन हु हैज फाइल अपील बिफोर appellant ट्राइब्यूनल हैज टू पे, कितना परसेंटेज पे करना है बताइए? कितना परसेंटेज पे करना है बताइए? सिक्स्थ, so they have to pay 50%. While filing appeal before appellant tribunal, if any amount is required to be deposited, how much amount? How much amount, guys? बहुत इजी है, बहुत इजी है आप लोगों का ये। दैट इज 50% of the amount determined by tribunal is required to be deposited at the time of filing the appeal. This is the right answer. On receiving recovery certificate, the recovery officer has to proceed for the recovery by attachment। मतलब ये सब पावर है रिकवरी ऑफिसर के, और रिकवरी ऑफिसर कौन होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर का हेल्पर होता है। So the recovery officer can attach sale the movable and immovable property, arrest, detention, etc. Defendant is debarred from disputing the correctness। जैसे रिकवरी सर्टिफिकेट में अगर कुछ भी करेक्टनेस करना है, एरर अगर दिख गया आपको, तो आप लोग रिकवरी ऑफिसर के पास नहीं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पावर होता है इसको करेक्ट करने का, ठीक है। When the amount belonging to defendant is in the third party, when the amount belonging to defendant, suppose ये बोरोवर है, ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बोरोवर का पैसा किसके पास है? मान लो थर्ड पार्टी के पास है, ठीक है। The recovery officer issue notice calling for the money, the third party failing to pay is called defendant। मतलब बोरोवर तो डिफेंडेंट कहलाएगा ही, क्योंकि भाई इसको पैसा देना है। बैंक हमेशा केस फाइल करेगा क्योंकि इसको पैसे चाहिए, तो बैंक इज कॉल्ड प्लेंटिफ। और यहाँ पे आप देखिए ये जो थर्ड पार्टी है, इससे मान लीजिए बोरोवर का 15 लाख रुपए इसके पास है, तो भाई बैंक केस फाइल करेगा थर्ड पार्टी का कि इसके पास इसका पैसा बाकी है। अगर ये भी पैसा नहीं दे पाया तो इसको भी हम क्या कहेंगे? इसको भी हम डिफेंडेंट कहेंगे।
ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ ऑलरेडी अ डिक्री पास बाय सिविल कोर्ट डीआरटी कैन इशू रिकवरी सर्टिफिकेट देयर ऑन. मतलब ऑलरेडी डिक्री पास हो चुका है, उसी डिक्री के बेस पे जो आप लोग का डीआरटी है, इशू द रिकवरी सर्टिफिकेट. अलग से फ्रेश केस की शुरुआत नहीं करना. द चेयरपर्सन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड स्टाफ, उनको पब्लिक सर्वेंट डीम्ड किया जाता है. ओके. एंड द एक्ट हैज़ ओवरराइडिंग इफेक्ट व्हेन देयर इज अ इनकंसिस्टेंट विद अदर लॉ. मतलब ओवरराइडिंग का मतलब क्या है? कोई लॉ है, डीआरटी है, कुछ इनकंसिस्टेंट है, डीआरटी विल प्रिवेल. कौन करेगा? डीआरटी विल प्रिवेल. चलिए, रिकवरी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट can attach, sell movable and immovable property of the person against whom order is passed. That is important. अभी हमने पढ़ा. That is true. The defendant can raise a plea before the recovery officer about correctness of amount order to be paid. क्या defendant raise कर सकता है recovery officer के पास? No. अभी हमने पढ़ा presiding officer have authority. अगर रिकवरी सर्टिफिकेट हैज अ क्लरिकल एंड अर्थमेटिकल मिस्टेक, डैश कैन करेक्ट. कौन सही कर सकता है? अब भी हमने पढ़ा, तो इसको सही कर सकता है, दैट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर. फॉर रिकवरी द रिकवरी ऑफिसर कैन अडॉप्ट सेम मैथड जो कि आपका इनकम टैक्स ऑफिसर अडॉप्ट करता है. ये भी हमने पढ़ा है. दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, देखिए ध्यान से. दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. ठीक है. Recovery officer can ask defendant to furnish by affidavit the particular of the asset. जो भी borrower के पास asset है, you have to show the things. That is absolutely true. A company अगर wind up process चल रहा है, whether high court permission is required to the bank to proceed against it before the DRT. 6(1). अभी हमने इसको पढ़ा. A company is winding up, whether High Court permission is required to the bank to proceed against it before the DRT. That is no, because DRT एक special law है, it has a overriding effect. So sixth A is the right answer here. So सेशन को शुरू करने से पहले आप सब जानते हैं ना, ये हम लोगों का कोर्ट है. कोर्ट के पास जब काम ज़्यादा हो गया तो धीरे धीरे इसने क्या किया, अल्टरनेटिव बनाना शुरू कर दिया. ठीक है. तो अल्टरनेटिव में आप लोग का जैसे लोक अदालत बना, आप लोगों का ओम्बड्समैन बना, लोक अदालत ओम्बड्समैन. देन यू हैव अ ट्राइब्यूनल. ठीक है. कंज्यूमर फोरम बना जिसमें 3 लेवल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल. देन आप लोग का आर्बिट्रेशन आया, देन कंसिलिएशन आया, और उसके बाद आप लोग का मीडिएशन आया. तो ये सब आप लोगों की क्या है, एडीआर के सिस्टम्स है जहाँ पे जस्टिस हमें मिलता है. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो एडीआर के जितने भी मेथड्स होते हैं, दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो द प्रोसीजर विच इज़ डन बाय द कोर्ट. दे आर नॉट बाउंड. ओके. सो यहाँ पे आप लोगों का बेसिकली जितना भी आप लोग का एडीआर का सिस्टम है, they can make their own procedure, but what thing they have to follow? Principle of natural justice. Principle of natural justice क्या बोलता है, कोई भी केस आए दोनों पार्टी का सुनना है, तब जाके डिसीजन देना है. सेकेंड वन, सपोज आप लोग का कोई भी, मान लीजिए ट्राइब्यूनल में आप लोग का रिटायर्ड जज कोई बैठा है. ठीक है. तो इस जज में अगर कोई उसके इंटरेस्ट का मैटर उसके सामने आता है तो उस मैटर पे सुनवाई नहीं करेगा. तो ये हम लोगों का नेचर बोलता है, भले ही लॉ में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ें आप लोगों की एडीआर मैटर्स को क्या करनी है, दे हैव टू फॉलो. ठीक है. तो ये आप लोग का बेसिकली है. तो देखिए क्लास, जैसे हम लोगों का ये जो एक्ट है ना 2016 का बना है, तो आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम, तो मतलब इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के मैटर क्या 2016 से पहले सॉल्व नहीं होते थे? सॉल्व होते थे. किस में सॉल्व होते थे? देखिए, आप लोगों का एक एक्ट था, दैट इज द रिकवरी ऑफ डेप्थ एंड इंसॉल्वेंसी एक्ट 1993.
सो क्लास, ये जो आप लोग का एक्ट है ना 1993 का बना हुआ है, इससे पहले, अब अगर मैं इससे पहले भी बोलूं तो भाई हम लोग का कोर्ट था। कोर्ट पे हम लोगों के सारे मामले, चाहे आप लोग का फैमिली से रिलेटेड हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, कोर्ट में सॉल्व होता था। लेकिन आप भी जानते हैं कोर्ट हमारा हम लोगों को कोई स्पेशल प्रिविलेज थोड़ी ना देगा। तो इसीलिए 1993 में जो आप लोगों का एक्ट बना, ठीक है, 1993 में जो आप लोगों का एक्ट, यहां भी आप लोग का क्या होता था ना, सिर्फ और सिर्फ ना रिकवरी का मैटर पे ही ध्यान देते थे। आप देख सकते हो रिकवरी ऑफ डेप्थ का। तो उसके बाद एक स्पेशल एक्ट आप लोग का बनाया गया, और ये स्पेशल एक्ट आप लोग का 2016 का बना। तो ये आप लोगों का एक छोटा सा स्टोरी है इसके लिए, ठीक है, दिस इज द स्मॉल स्टोरी बिहाइंड इट। तो आप क्लास पढ़ते हैं एक एक लाइन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप लोग का। सबसे पहला, recognizing that reform in the bankruptcy and insolvency regime are critical for improving the business environment and alleviating the distressed credit market and insolvency bill। देखो, जब भी कोई आप लोगों का एक्ट बनता है ना, तो एक्ट से पहले वो बिल कहलाता है, और बिल के बाद आप लोगों का वो एक्ट बनता है। तो ये फोर्स में कब आया? दिसंबर 2016 में आप लोगों का ये फोर्स में आया, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, हम लोगों के गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसी तरह आप लोगों का आपके आईबीसी में 4 पिलर है। सबसे पहला इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, एजुकेटिंग अथॉरिटी, जिसमें आप लोग का डीआरटी और एनसीएलटी है, ठीक है। और आप लोग का नेक्स्ट है आईबीबीआई, दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से आप लोग का ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। इज दैट ओके? ठीक है। नेक्स्ट, इफ द डिफॉल्ट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। पहले क्या था? इफ द डिफॉल्ट इज अबव 1 लाख रुपीज, जो कि अब इंक्रीज हो चुका है 1 करोड़ बाय द गवर्नमेंट विद द नोटिफिकेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 23 इतना। द क्रेडिटर, मतलब अगर डिफॉल्ट 1 करोड़ तक का है, ओके, देन जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर बेसिकली आप लोग बैंक मान लिए, बिकॉज आप लोग क्रेडिटर है, आप लोग पैसे देते हैं। सो द बैंक may initiate insolvency resolution process which include 2 stages। तो 2 stages में आप लोगों का ये चीज होगा। सबसे पहला इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, और दूसरा आप लोग का क्या है? लिक्विडेशन। दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब कौन से 2 स्टेजेस है जहां पे इंसॉल्वेंसी के मैटर सॉल्व होंगे? तो सबसे पहला आप लोग का है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको पहले हम समझेंगे, क्योंकि ये जो आप लोगों का है, दिस इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। क्योंकि हमें कॉर्पोरेट का बेसिकली पढ़ना है, कंपनी आप लोग के पास पैसे लेने आती है, ठीक है। क्योंकि अगर एक इंसान आता है, बोरोवर आता है, तो हमने डीआरटी तो पढ़ा है, लेकिन अगर एक कॉर्पोरेट आएगा, कंपनी के नाम पे हम पैसे लेंगे, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लास सबसे पहले जो आप लोग का, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे CIRP, द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट डेटर। अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट डेटर क्यों? क्योंकि यही तो है जो पैसे नहीं दे पा रहा। अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट डेटर इज इनिशिएटेड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। मतलब क्लास बहुत सिंपल सा डायग्राम, CIRP है, यहां पे स्टार्टिंग कैसे होगा? जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर एग्जांपल बैंक, तो इसको किसने माना है? हमने इसको बैंक माना है, क्योंकि बैंक हम लोगों का पैसा देता है। इट में फाइल एप्लीकेशन बिफोर AA। तो ये क्या करेगा? पहले एप्लीकेशन फाइल करेगा, किसको? एजुकेटिंग अथॉरिटी। तो इसमें हम लोग NCLT मान लेते हैं, ठीक है। When a default has occurred, along with the record of default, और क्या क्या चीज हमें सबमिट करना पड़ेगा? तो क्रेडिटर को एप्लीकेशन के साथ साथ जो रिकॉर्ड का
रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट ये करना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ साथ। द नेम ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज्ड। इंटरिम का मतलब जो टेम्पररी रूप में हमारे प्रोफेशनल्स बनेंगे उनको भी क्या करना पड़ेगा, प्रपोज करना पड़ेगा नाम। वाई? बिकॉज द एक्चुअल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स आर नॉट देयर। तो जो टेम्पररी बनता है हमने पढ़ा है 30 दिनों के लिए बनेगा। समझ में आ गया? उसके बाद जो एप्लीकेशन है एडमिटेड द एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑन बीइंग सेटिस्फाई रिजल्ट द कमेंसमेंट ऑफ दिस। मतलब क्लास अगर ये जो एप्लीकेशन है इसके द्वारा एडमिट हो गया तब आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, तब आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा ये आप लोग का प्रोसेस। ओके, दिस विल स्टार्ट। डन गाइज? उसके बाद देखिए अंडर द कोड एंटायर रिजोल्यूशन प्रोसेस कितने दिन में खत्म होगा? 180 डेज में, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था 180 डेज में खत्म होगा। और कितना टाइम और मिलेगा? 90 डेज का और मिलेगा टाइम। मतलब 180 डेज में कंप्लीट करना है, जस्टिस देना है। 90 डेज आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन 90 डेज एक्स्ट्रा कब मिलेगा? जब 67% वोटिंग चाहिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर का। COC लिख दिया मैंने, कमिटी ऑफ क्रेडिटर। तो से जब 66% वोटिंग मिलेगा तब जाके एक्स्ट्रा 90 डेज दिया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 180 bus may be extended for the valid reason for a maximum of 330 days in which interim resolution initially and resolution profession later play vital role in the with the committee of creditor। मतलब इन सब का रोल रहेगा, ठीक है। 330 डेज क्या पता टोटल करके आप लोग का हो रहा हो, ठीक है, 180 प्लस 90। लेकिन हम लोगों ने जो ये पढ़ा है दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, द लेटर बिंग मीन फॉर द MSME। मतलब जो आपका ये जो प्री पैकेज वाला है ना, ये बेसिकली किसके लिए बना है? MSME। बिकॉज हम जानते हैं कि जो MSME में जितने भी मैटर्स होते हैं दैट इज रिलेटेड टू द रूरल वन। सो रूरल वन को अपलिफ्ट करने के लिए, उन लोगों का मैटर जल्दी से जल्द निपटारा हो सके, वी हैव मेड द प्री पैकेज सोल्यूशन। अ कॉर्पोरेट पर्सन में ऑल्सो एंटर इनटू द वॉलेंट्री लिक्विडेशन। और आप लोग का दूसरा जो लिक्विडेशन प्रोसेस है वो वॉलेंट्री भी हो सकता है। दैट्स इट। तो ये आप लोगों का क्या है क्लास? टोटल डेज है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा अगर आप लोग का फास्ट ट्रैक वाला बन रहा है तो फास्ट ट्रैक में हमने क्या पढ़ा था? 90 डेज में खत्म करना है और कितना दिन मिलेगा? 45 डेज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये आप लोग का फास्ट ट्रैक जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, ये आप लोगों का 90 डेज में खत्म होना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। इन रिस्पेक्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ठीक है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट of corporate debtor, what is the minimum number of allotee who have jointly filed for initiation of corporate insolvency resolution process? बताइए क्लास। जल्दी बताइए क्लास। ये थोड़ा नया चीज़ है, इसको आप लोगों को याद करना है जो मैं यहाँ पे आंसर बताऊंगी, ठीक है। यू हैव टू लर्न दिस वन। सो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट का, दिस इज द राइट आंसर। ओके, बी विल बी द राइट आंसर, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। How much time is given by adjudicating authority to rectify the defect? मतलब जैसे जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है और एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि भाई इसमें रेक्टिफाई की ज़रूरत है तो हमें अपोजिट पार्टी को मौका देना चाहिए, तो कितने दिन में दे हैव टू गिव द दिस वन?
within 7 days. Second का is the right answer. Next. Under IBC 2016, ठीक है, which one of the following person is entitled to make application to initiate the corporate insolvency process? कौन entitled है? Can initiate, कौन initiate कर सकता है बताइए? Who can initiate? यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, पहला अ कॉर्पोरेट डेटर ऑलरेडी अंडरगोइंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, सेकंड है कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ होम लिक्विडेशन प्रोसेस हैज बीन मेड, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, अ फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग द प्री पैकेज, ये भी कर सकता है, तो सारे ही तो कर सकते हैं, सारे ही कर सकते हैं आप लोगों के यहाँ पे, ओके एवरीवन। सो यहाँ पे आप लोगों का नॉट होना चाहिए, बट entitled to make application to initiate, everyone can do it in my opinion. What's your? Please give me the reply. ठीक है, मेरे ख्याल से सारा ही आप लोग का सही होगा. ओके नेक्स्ट, मोटिव क्या है इस एक्ट को बनाने का बताइए. व्हाट इज द मेन मोटिव? सबसे पहला, to consolidate and amend the law relating to reorganization and insolvency resolution of corporate person, partnership firm and individual, to maximize the value of assets of interested person, to increase the ability of credit, या all of the above. Which of the following is the right answer? What is the main motive of enactment? Main motive क्या है? तो भाई main motive हमारा देख सकते हैं, ये सारा ही हम लोगों का main motive है. So all of the above is the right answer. Okay, this is the right answer. Done guys? Applicability मतलब ये किस पे अप्लाई होगा बताइए. कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर कंपनी एक्ट, एलएलपी अंडर एलएलपी एक्ट, पर्सनल गारंटर, या ऑल ऑफ द अबव. कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप, एलएलपी एक्ट, पर्सनल गारंटर, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. डी इज द राइट आंसर. हु कंसीडर कॉर्पोरेट पर्सन अंडर दिस एक्ट? कॉर्पोरेट पर्सन किसको कहेंगे हम लोग? कंपनीज एंड एलएलपी पार्टनरशिप, company and unlimited liability partnership firm, financial service provider, companies या LLP and trust. So under this class, this LLP and company. Who are person who may initiate the CIRP? कौन initiate कर सकता है बताइए? Who can initiate?
Okay, so in this case, the correct answer is C, the right answer. Okay, so that's the okay. What is the core service of information utility? It means क्या काम है information utilities का, बताइए. Create and store financial information, accept electronic submission of financial information, get all the information received from the various person authenticated, या all of the above. बताइए. कोर सर्विस और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी आप लोग का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है.